आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये आधुनिक भारत में एक चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यूरोपीय देशों को भारत में आने की ज़रूरत क्यों थी और ये क्यों आते थे और भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किस तरह किया। तो चलिए पढ़ते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोप में पुनर्जागरण के काल के कारण नवीन बाजारों और अपने धर्मों के विस्तार के लिए नवीन क्षेत्रों की खोज आरंभ हुई। पुनर्जागरण भारत से पहले यूरोप में आ चुका था, इसीलिए वहाँ के लोग पुनर्जागृत हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने धर्म और अपने व्यापारों को अन्य देशों, अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करने की सोची और इसी क्रम में बहुत सारे यूरोपीय देश भारत में आए। तो सबसे पहले कौन सा देश आया भारत? सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारत आए, जिसमें 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो रास्ता यूरोप को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर से जोड़ता था। 1492 में फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत आया यूरोप से सीधा, और इसको कहा जाता है कि भारत की खोज की, परंतु कोई भारत विलुप्त नहीं था। भारत की खोज का अर्थ है कि पुर्तगाली जिस देश में रहते थे वहाँ से भारत तक आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की। इसको इस तरह समझते हैं। उसके बाद आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड से है। इनका काम पुर्तगाली व्यापारियों से उनके माल को पूरे यूरोप के अन्य भागों में बेचना था। इन्होंने भी सरकारी कंपनियों के रूप में इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया और भारत में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। कपड़ों के व्यापार पर इनका मुख्य ध्यान था। अंततः 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया, जिसके बाद डच अपने देश लौट गए। उसके बाद डेनिश आए। डेनिश 1616 ईस्वी में डेनमार्क के डेनिश कंपनी की स्थापना हुई, जो तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1619 ईस्वी में बनाए और उसके आगे चलकर अपने सभी केंद्रों को ब्रिटिश को बेच दिया और वो भी पुनः अपने देश वापस लौट गए। फिर आए अंग्रेज 1599 में पूर्वी देश से व्यापार के लिए 217 व्यापारी मिलकर इस कंपनी का स्थापना करते हैं। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था, जो कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा शाही फरमान जारी करने के 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति लेकर आई थी, जिसे चार्टर, इस अनुमति को चार्टर या विशेष अधिकार कहते हैं। जो विशेष अधिकार जब किसी को मिलता है शाही फरमान के रूप में, तो उसे चार्टर कहा जाता था, जिसे 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया रानी के द्वारा। फिर आते हैं फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई। 1667 में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचा। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। इसकी सरकारी कंपनी थी, ये भी सरकारी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी। और ये भी 1742 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया, व्यापार के उद्देश्य के छोड़कर, और अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे, जिससे उनका टकराव अंग्रेजों से होने लगा। और 3 युद्ध हुए, जिन्हें 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से। अब पढ़ते हैं कि पुर्तगाली में कौन कौन पुर्तगाली भारत आए। तो पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि भारत आया था।
20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार केरल के कालीकट बंदरगाह के पास आया। दूसरी बार 1500 में पेड्रो अल्वेरेज कैब्राल नामक पुर्तगाली भारत आया। फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः दूसरी बार आया और 1503 में पुर्तगाली ने पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित की। 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया और यहीं पे मर गया। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया। ये पुर्तगाली भारत में प्रमुख पुर्तगालियों का प्रमुख बनकर भारत आया और पुर्तगालियों के गवर्नर के रूप में भारत आया, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया। इसने शांत जल की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। पुर्तगालियों ने दुर्गों का निर्माण करने के लिए ही प्रोत्साहित किया और इसने हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो भी हिंद महासागर में व्यापार होते थे, व्यापारिक समुद्री जहाज जाते थे, उनसे ये उनके सुरक्षा के एवज में टैक्स वसूलता था, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता था, उस टैक्स के वसूलने के प्रक्रम को। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाल में उसके बाद आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का सबसे शक्तिशाली गवर्नर था, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत रहा। इसने 1510 में गोवा में समृद्ध बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हार्मुज बंदरगाह, इन पर अधिकार कर लिया, जिनसे इनके व्यापार में काफ़ी विस्तार हुआ। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी इसी ने प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी भारत में अस्थायी बस्तियां बसाने में सहायता मिले। उसके बाद आते हैं नीनो दी कुन्हा। अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा था, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक गोवा को पुर्तगाली राजधानी बना लिया और यहीं पे विस्तार किया। तो ये 4 जो हैं पुर्तगाली गवर्नर थे, पुर्तगाली दूत थे एक तरह से, जो कि व्यापार के उद्देश्य से, मसालों के उद्देश्य से या धर्म प्रचार के उद्देश्य से भारत आए थे। और इसके बाद आते हैं डच जो हैं, इनका कुछ खास उद्देश्य नहीं था, ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं आए। उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेजों में भी 2 अंग्रेज आते हैं, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। इनके बारे में पढ़ते हैं। 1608 ईस्वी में थॉमस एडवर्ड के अधीन अंग्रेजों द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए कैप्टन हॉकिंस राजा जेम्स प्रथम के पत्र लेकर हॉकिंस राजदूत के रूप में सूरत आते हैं और जहांगीर के दरबार में तुर्की और फारसी भाषा के जो जानकार थे, ये जो जहांगीर के दरबार में आए थे, वो लोग भी तुर्की भाषा और फारसी भाषा बोलते थे और ये भी तुर्की और फारसी भाषा जानते थे। जहांगीर ने इसी से प्रभावित होकर, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्हें 400 का मनसब प्रदान किया। उसके अलावा इन्हें जागीर खान की उपाधि प्रदान की। 1611 में ये इंग्लैंड वापस चले गए। फिर 1613 में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। फिर आते हैं थॉमस रो। तो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम कंपनी की ओर से मुगल दरबार भेजा जाता है, जो कि 3 वर्ष के लिए राजदूत बनाकर भेजा जाता है, जो 1618 में कुछ नगरों और कोठी को स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त करते हैं और 1619 में वापस चला जाते हैं। फिर जो है
अगले 100 वर्षों तक ये सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ही रहते हैं, राजनीतिक उपलब्धि कोई हासिल नहीं करते हैं अंग्रेज। फिर 1717 से ये अपना राजनीतिक विस्तार करना या राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू करते हैं। 1717 में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर के कुछ वार्षिक कर देकर उसके एवज में साल भर मुक्त व्यापार करने के अधिकार पा लेते हैं, जिसे दस्तक या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसके साथ इन्हें सिक्के छापने का भी यानी सिक्के टंकन का भी अधिकार मिल जाता है, जिससे इनका मतलब बहुत अधिक विस्तार हो जाता है, क्योंकि अपना पैसा और अपना विस्तार मतलब व्यापार का दोनों इनके नियंत्रण में हो जाता है। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है ये सबसे पहले मार्टिन आते हैं। 1674 ईस्वी में मार्टिन ने सूबेदार शेर खां की लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त किया और जिसे आज पौंडीचेरी कहते हैं, और उसे विकसित किया। 1701 में इसे फ्रांसीसी बस्ती का केंद्र बनाया, जिससे मार्टिन को यहाँ बस्तियों का संस्थापक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। तो मार्टिन जो है ये वो फ्रांसीसी व्यक्ति या व्यापारी था जो कि सर्वप्रथम पांडिचेरी को अपना केंद्र बनाता है और वहीं से अपना व्यापार विस्तार करता है। तो आज खत्म हो गया पूरा यूरोपियों का भारत में आगमन। कुछ कहानियाँ इसमें छूट गई होंगी, पर मुख्य जो सभी एस्पेक्ट हैं या सभी मुख्य पहलुओं को हमने इसमें क्रमबद्ध तरीके से बता दिया है। फिर इसके बाद अगले चैप्टर का किसी और वीडियो में व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।